हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बार काउंसिल द्वारा जो आपका 24 और 25 जनवरी को इंटरव्यू लिया गया था। इसमें कैंडिडेट से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, साथ ही बात करूंगा जो आपका 8 और 9 मार्च को इंटरव्यू होने जा रहा है, इसमें कैंडिडेट से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम डिटेल से समझते हैं। फर्स्ट मैं बात करूंगा जो आपका इंटरव्यू 11 और 12 जनवरी को हुआ था। इसमें आपके टोटल जो कैंडिडेट आपके अपीयर्ड हुए थे वो हुए थे आपके 7,312, जिसमें से आपके इंटरव्यू में पास हुए हैं वो आपके हुए हैं 7,474 लोग यहाँ पर पास हुए हैं। फेल की संख्या की बात करूँ तो आपका फेल की संख्या जो है वो आपका 838 लोग यहाँ पर फेल हुए हैं। लगभग आपका 11% लोग यहाँ पर फेल हुए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और आपका जो इंटरव्यू 24 और 25 जनवरी को हुआ, इसमें आपके टोटल जो कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे वो आपके हुए थे 7,361, जिसमें आपके पास हुए हैं इंटरव्यू में वो आपके हुए हैं 6,444 लोग यहाँ पर पास हुए हैं। फेल की संख्या की बात करूँ तो यहाँ पर फेल की संख्या में इजाफा हुआ है। यहाँ पर फेल हुए हैं वो आपके 917 लोग यहाँ पर फेल हुए, लगभग आपका 12% लोग यहाँ पर फेल हुए हैं। तो ये जब आप डेटा देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि फेल जो कैंडिडेट हुए हैं आपके कैंडिडेट, उसमें आपका एक मेजर रोल कहीं ना कहीं ये निभा रहा है कि क्योंकि बहुत से लोग आपका इंटरव्यू में एब्सेंट रहे हैं, क्योंकि वो किन्हीं कारणवश आपका इंटरव्यू नहीं देने पहुंच पा रहे हैं वो। और आपका कुछ जो कैंडिडेट हैं वो आपका इंटरव्यू बोर्ड द्वारा आपका फेल भी किए गए हैं। तो इसलिए आप देखिए इसमें आपका 11% और आपका 24 और 25 जनवरी को 12% लोग यहाँ पर फेल हुए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि हर जो आपका 10 लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें आपका 1 लोग यहाँ पर फेल हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरव्यू बोर्ड द्वारा आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो बोर्ड द्वारा आपसे फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ये रहता है कि आप किस साइड में जाना चाहते हैं, मतलब सिविल या आपका क्रिमिनल या आपका टैक्सेशन या आपका जीएसटी डिपार्टमेंट। तो मान लीजिए आपने बताया कि मैं सिविल साइड लेना चाहती हूँ, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिविल केस किसे कहते हैं। तो ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है क्रिमिनल केस किसे कहते हैं। तो मैंने सिविल और क्रिमिनल केस में डिफरेंट जो बताया है वहाँ पे मैंने इन चीज़ों को बताया है, तो वो वीडियो आप एक बार चेकआउट करिए, वहाँ से आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे टैक्सेशन और जीएसटी के बारे में मैंने अभी नहीं बताया है। तो जो आपका 24 और 25 जनवरी को जो इंटरव्यू हुआ था वहाँ से आपसे जीएसटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट पूछा गया कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है वो आपके गुड्स एंड आपका सर्विस टैक्स होती है, जीएसटी की फुल फॉर्म। अब बात करें जीएसटी के जो कितने स्लैब होते हैं, यानी कि इसके जो स्लैब हैं वो आपके 4 स्लैब हैं। पहला आपका 5%, दूसरा आपका 12%, और तीसरा आपका 18%, और चौथा आपका 28%। ये आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी के कितने स्लैब होते हैं। फिर आपका जीएसटी है वो आपका कौन से संविधान संशोधन से लाया गया है, तो आपको पता होगा 101 है वो उसके द्वारा आपका ये लाया गया। 101 संविधान जो संशोधन हुआ था वहाँ से आपका जीएसटी लाया गया था। फिर आपसे एक क्वेश्चन और जीएसटी से पूछा जा सकता है कि जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर आपका दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आपका 279A है वहाँ पर आपका जीएसटी के बारे में बात करता है। और जीएसटी को कब लागू किया गया है तो आपको पता होना चाहिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया है। ये आपका जीएसटी से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। जो भी कैंडिडेट ये बोलेगा कि मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ तो उससे बेसिकली यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँगा जो आपका 24 और 25 जो जनवरी को इंटरव्यू हुए थे उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। तो फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो पास्को एक्ट है इसकी फुल फॉर्म क्या है। आपने अक्सर अखबार में हेडिंग देखी होगी कि 4 लोगों के खिलाफ पास्को में मुकदमा दर्ज किया गया। तो जो पास्को होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म है आपकी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ ऑफेंस, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं आपका बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम। इसमें आपको जो
पास्को में कौन से आयु के बालक आते हैं? तो आपका जिसकी एज होती है वो आपका 18 वर्ष से कम होती है, वो आपका पास्को एक्ट में आता है, वही बालक। बात करें ये कब का कानून है? तो आपका ये 2012 का कानून है। ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो जो भारत के जो प्रथम विधि मंत्री थे वो आपके थे V.R. अम्बेडकर जी, आपके भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जो डाइंड रिक्लेशन है या जो मृत्युकालिक कथन है, ये आपका एविडेंस एक्ट और आपका VSA यहाँ पर आपका कहाँ डिफाइन है, यानी कि भारतीय साक्ष्य और अधिनियम है, ये आपका नया कानून है, इसमें कहाँ डिफाइन है? तो बात करें आपका एविडेंस एक्ट में, आपको पता होना चाहिए आपका 32 में डिफाइन है। बात करें आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो आपका ये डिफाइन है आपका 26 में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मृत्युकालिक कथन है वो आपका होता क्या है। तो बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में मृत्युकालिक कथन, तो जो भी व्यक्ति मृत्यु के पहले किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए अंतिम बातों को क्या कहते हैं? आपका हम मृत्युकालिक कथन कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति है वो मरने से पहले जो भी आपका अंतिम बातें करता है उसको हम कहते हैं आपका मृत्युकालिक कथन। अभी हाल फिलहाल में आपने अतुल सुभाष का केस देखा होगा, उसने क्या किया, वीडियो पोस्ट किया, उसके बाद आपका सुसाइड किया है। तो बात करें उसकी एविडेंशियरी वैल्यू की, तो वो आपका मृत्युकालिक कथन माना जाएगा। और आप ज़्यादा इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप इसका एक आपका बहुत अच्छा केस है आपका फाकला नारायण स्वामी। आप जब इसको रीड आउट करेंगे तो आपको मृत्युकालिक की जो आपकी एविडेंशियरी वैल्यू है इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। फाकला नारायण, जब भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको एक आपका डाइंड रिक्लेशन से क्वेश्चन मिलने के हाईली चांस रहते हैं आपका, चाहे वो आपका प्री एग्जाम हो चाहे आपका मेंस एग्जाम हो। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना यानी कि प्रेमबिल है उसमें कौन से 3 शब्द ऐड ऑन किए गए? तो आपको पता होगा, पहला आपका समाजवादी ऐड ऑन किया गया, दूसरा आपका धर्मनिरपेक्ष हो गया, थर्ड आपका अखंडता हो गया। ये आपके 3 शब्द ऐड किए गए थे। कब ऐड किए गए? तो ये 42 आपका जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें ऐड किए गए थे 1976 में। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है। ये किस केस में कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। और जो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है ये किस केस में डिसाइड किया गया? तो ये इन रे वेरुवारी यूनियन ऑफ इंडिया, एक इसमें कहा गया। ये दोनों क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, FIR और जीरो FIR ये क्या शब्द हैं? आपसे सीधे पूछा जाता है कि FIR क्या होता है। तो पहले मैं बता दूंगा आपका FIR बात करें CRPC में तो ये आपका डिफाइन किया गया 154 में, और आपका नया कानून है आपका VNSS में, यहाँ पर डिफाइन किया गया है आपका 173 में। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जो FIR है उसको हम कहते हैं आपका प्रथम सूचना प्रतिवेदन। तो जब भी कोई संज्ञेय मामला घटता है तो उसकी सूचना आप कहाँ पे देते हैं? पुलिस के भार साधक अधिकारी को। तो उसको हम क्या कहते हैं? आपका FIR कहते हैं। सिंपल सा आपको इतना बताना है। अब जब आपने इतना बताया कि जब कोई संज्ञेय मामला घटता है तो इंटरव्यू बोर्ड द्वारा तुरंत ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं या संज्ञेय मामला किसे कहते हैं? तो आप वहाँ पे आंसर देना। संज्ञेय मामला हम उसे कहते हैं जिसमें आपका पुलिस है वो बिना वारंट के गिरफ्तार करती है। अब आपने जैसे ही इतना बोला तैसे ही आपसे एक और क्वेश्चन फ्रेम होगा वहाँ पर कि पुलिस है वो कब आपका बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? तो वहाँ पर आपको सिंपल से जो आपका CRPC है इसके सेक्शन 41 को बताना है। इसमें कंडीशन दी गई हैं बहुत सारी, तो ऐसे आप वहाँ पर बता सकते हो। अब आपसे पूछा जाए जीरो FIR क्या होती है? तो बात करें जीरो FIR की, तो जीरो FIR है वो आपका ना तो आपका CRPC में कहीं डिफाइन है ना तो आपका VNSS में डिफाइन है। बात करें जीरो FIR किसे कहते हैं? तो जीरो FIR को आप ऐसे समझिए कि किसी दूसरे
पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुए अपराध की शिकायत जब आप किसी अन्य पुलिस स्टेशन में दर्ज कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका जीरो एफआईआर। ऐसे मान लीजिए ये आपका पुलिस स्टेशन है, ये आपका पुलिस स्टेशन है, तो क्या किया, इसका अधिकार क्षेत्र में वो मामला आ रहा है, लेकिन आप इसकी शिकायत कहाँ दर्ज करा रहे हो, आप यहाँ दर्ज करा रहे हो, तो ऐसे एफआईआर को हम क्या कहेंगे, आपका जीरो एफआईआर। इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यूके यानी कि उत्तराखंड में कोई मामला घटा है, क्या आप इसकी शिकायत या आपका इसकी एफआईआर आप यूपी में या आपका दिल्ली में करा सकते हैं, तो इसका आंसर है हाँ। और ऐसी ही आपका एफआईआर को हम क्या कहेंगे, आपका जीरो एफआईआर कहेंगे। क्लियर होगा आई होप कि किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में कोई अपराध घटता है और उसकी सूचना हम कहाँ देते हैं, किसी अन्य पुलिस स्टेशन में, तो ऐसे एफआईआर को हम क्या कहेंगे, आपका जीरो एफआईआर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वोटिंग एज है वो आपकी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जो वोटिंग एज है वो आपकी 18 वर्ष है। बात करें 21 संविधान संशोधन में लाया गया तो आपका 61 जो आपका अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये लाया गया। पहले आपकी बात करें वोटिंग एज थी वो आपकी 21 थी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात करें मैन वुमेन की जो मैरिज एज होती है वो क्या होती है, तो मैन के लिए आपकी जो एज होती है मैरिज की वो आपकी 18 वर्ष होती है, वुमेन के लिए जो एज होती है वो आपकी 21। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज पुलिस रिपोर्ट, यानी कि पुलिस रिपोर्ट क्या होती है। मैं बता दूं आपको कि जनरली जब कोई मामला आपका घटित होता है तो आसपास वाले लोग बोलते हैं कि क्या तुमने पुलिस रिपोर्ट लिखवा दी, क्या तुमने पुलिस रिपोर्ट लिखवा दी। उनको ये नहीं बोलना चाहिए, तो उनको यहाँ पर बोलना चाहिए कि क्या आपने एफआईआर लिखवा दी, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट से वहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। पुलिस रिपोर्ट किसे कहते हैं, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो पुलिस रिपोर्ट बात करें आपका VNSS में ये कहाँ पर डिफाइन है, तो आपका 2T में ये डिफाइन है। बात करें आपका CRPC में तो ये आप डिफाइन है आपका 2R में, R फॉर पुलिस रिपोर्ट, ये आपका डिफाइन है। तो जब कभी आपसे पूछा जाए पुलिस रिपोर्ट क्या होती है तो आपको वहाँ पर सिंपल सा आंसर ये देना है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 193 का क्लास 2 इसमें आप एक रिपोर्ट होता है जो पुलिस अधिकारी संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजता है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। आप एक बार दोबारा सुन लीजिए कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 193 का क्लास 2 इसमें एक रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजता है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका पुलिस रिपोर्ट। नाउ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सॉलिसिटर जनरल हैं ये कौन है, तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में जो सॉलिसिटर जनरल है वो आपके श्री तुषार मेहता जी आपके कौन है, सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट आपका रिपब्लिक जो गणतंत्र होता है इसका क्या अर्थ होता है, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू 24 और 25 जनवरी को हुआ था उसके बाद आपका आता है रिपब्लिक डे, तो आपको एक बेसिक आइडिया ये होना चाहिए कि आसपास दिन में आपका कौन सी घटना घट रही है या कौन सी आपका दिवस या पर्व आने वाला है, उससे रिलेटेड आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे वहाँ से ये आपका 10-15 लोगों से लगातार पूछा गया था कि रिपब्लिक क्या क्या अर्थ होता है, यानी कि गणतंत्र का क्या अर्थ होता है। तो रिपब्लिक गणतंत्र का मतलब है कि किसी देश की शक्ति है वो क्या होता है, लोगों के हाथ में होती है, उसको हम क्या कहेंगे, आपका रिपब्लिक। जहाँ पर आपका वंशानुगत शासन ना हो, यानी कि मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि रिपब्लिक ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जहाँ पर आपका वंशानुगत शासन व्यवस्था ना हो, या आप ऐसे बता दो कि रिपब्लिक का मतलब है कि देश की शक्ति और संप्रभुता किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में हो, उसको हम कहेंगे आपका रिपब्लिक। नेक्स्ट आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकुलर यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष है इसका क्या अर्थ होता है, तो आपको पता होगा धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर का मतलब होता है कि राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र के लिए सभी धर्म क्या होंगे, आपके समान होंगे, ये आपका सेकुलर धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। नेक्स्ट ये आपके पूछे गए थे कि जो तलाक होता है उसके कौन कौन से आधार हैं, जो आपके सेक्शन 13 में बताए गए हैं कि ग्राउंड ऑफ डिवोर्स किसे कहते हैं। तो आपके जो तलाक के जो टाइप्स हैं वो आपके 7 टाइप्स हैं जो आपके यहाँ पे डिफाइन है। पहला है आपका व्यभिचार, यानी कि इसको बोलते हैं एडल्ट्री यानी कि जारकता। फिर आपका घरेलू हिंसा है,
फिर जबरन धर्म परिवर्तन, यानी कि कोई व्यक्ति होता है वो आपका हिंदू से किसी कोई दूसरा धर्म अपना लेता है तो ये आपका तलाक का एक ग्राउंड बन जाता है। परित्याग यानी कि मतलब ये है कि उसने संसार का परित्याग कर दिया है, साधु बन गया हो या फिर कोई जिसने संसारिक त्याग कर दिया हो, तो वो भी आपका एक ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बन जाएगा। फिर आपका कुष्ठ रोग, ये आपका भी ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है। उसके बाद यौन रोग, यौन रोग से यहाँ पर तात्पर्य है ऐसा यौन रोग जिससे आपका संतान उत्पन्न ना हो सके, तो ये भी आपका एक वैलिड ग्राउंड बन जाएगा डिवोर्स के लिए। मृत्यु की संभावना की बात करें आपका 7 पॉइंट, तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है वो आपका 7 वर्ष से लापता चल रहा है, ठीक है, तो वो भी आपका एक वैलिड ग्राउंड बन जाएगा डिवोर्स के लिए। ये आपके 7 ग्राउंड हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू बोर्ड द्वारा। नेक्स्ट, मेंटेनेंस एंड VNSS, यानी कि जो भरण पोषण संबंधित जो आपके प्रोविज़न हैं वो आपके VNSS और आपका CRPC में कहाँ पे दिए गए हैं। बात करें नए कानून में ये कहाँ पे दिए गए हैं, तो धारा 144 से धारा 147 में दिए गए हैं। आपका CRPC में बात करें तो आपका 125 से आपका 128 में दिए गए हैं। अब यहाँ से आपसे एक और प्यारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मेंटेनेंस के लिए कौन कौन क्लेम कर सकता है, तो आपका जवाब होना चाहिए पत्नी, संतान। तो संतान में आपके दोनों तरह की संतानें आ जाएंगी, धर्मज और आपका अधर्मज, और आपके माता पिता, ये आपका मेंटेनेंस के लिए आपसे भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। और मतलब अब आपसे इतना पूछा नहीं जाएगा डीपली, मतलब पत्नी है वो आपका कब भरण पोषण के लिए आपसे क्लेम कर सकेगी, तो पत्नी जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ होगी वो आपका मेंटेनेंस यहाँ पर क्लेम कर सकेगी। नेक्स्ट, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्जशीट किसे कहते हैं, ये कहाँ पर डिफाइन है, VNSS में और आपका CRPC में। तो चार्जशीट की बात करूँ तो ये आपका नए कानून में डिफाइन है 193 में, और आपका पुराने कानून में ये डिफाइन है आपका 173 में। पहले मैं छोटा था तो गांव में सभी लोग बताते थे चार्जशीट नहीं कहते थे, वो बोलते थे चार्जशीट। तो मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता था कि ये चार्जशीट क्या होती है, वो बोलते हैं चार्जशीट, और होता है वो आपका चार्जशीट, वो बोलते थे चार्जशीट। वो सीधे सीधे बोलते थे, जब 1 2 3 4 नहीं होता है तो 4 यानी कि 4, तो वो बोलते थे चार्जशीट क्या होती है, होता है। तो उनको जैसे जब मुझे भी नहीं समझती इतनी, धीरे धीरे मैंने लॉ को पढ़ा तो ये चीज़ें समझ में आई। तो चार्जशीट होती है वो क्या होता है, इसको आपका नए कानून में डिफाइन है वो 193 में, और आपका पुराने में डिफाइन है 173 में। तो जब भी कोई मामला होता है उसकी आपकी जो पुलिस द्वारा होती है, पुलिस द्वारा जांच होती है, या जो जांच एजेंसियां होती हैं इनके द्वारा जांच होती है, तो ये जांच एजेंसियां जो भी जांच करके अपनी रिपोर्ट देती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका चार्जशीट कहते हैं। सिंपल आप ऐसे बता सकते हो, किसी मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस या जांच एजेंसी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, आपका चार्जशीट कहते हैं, सिंपल। फिर आपसे एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया जो आपके संविधान की प्रेम्बल यानी कि उद्देशिका है या प्रस्तावना है, ये क्या है, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता भी होनी चाहिए। तो आपको बताना है, ये आपकी पूरी पढ़ के वहाँ पर बतानी थी। आपको स्टार्ट करना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को तत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। ये प्रेम्बिल मुझे पूरी याद है, ठीक है, तो आप भी इसको 2-3 बार जब रीड आउट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये याद हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मुझे भी मिस्टेक होती थी पहले, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो ये कुछ वर्ड हैं, ये आपको जब पता हो जाएंगे तो आपको 2-3 बार देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है, जो यूपी बार काउंसिल है इसके आपके चेयरमैन कौन है, तो आपको पता होना चाहिए इसके जो चेयरमैन हैं वो आपके श्री शिव किशोर गौड़ जी हैं। आपके वाइस चेयरमैन कौन है, वो आपके अनुराग पांडे जी हैं। बात करें आपके सेक्रेटरी की
तो ये आपके हैं रामकिशोर शुक्ला जी, आपके सचिव हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।